नमस्कार, मी राहुल कुलकर्णी। आप पवन पांडे जी हैं। हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शिवसेना भवन में बैठे हैं। आप शिवसेना की तरफ से एमएलए रह चुके हैं, बीच में आप बसपा चले गए थे, फिर शिवसेना में आए। तो आज की तारीख में मुझे महाराष्ट्र को ये जानना है पवन जी कि आज जो डिमोलिशन का केस चल रहा है तो उसका आपका एक्यूज नंबर क्या है? मैं एक्यूज नंबर फर्स्ट हूँ अभी, चूँकि ये दो मुकदमे थे। एक सीबीसीआईडी स्टेट गवर्नमेंट की तफ्तीश हुई थी और दूसरी सीबीआई की थी। एक रायबरेली में चला, एक लखनऊ सीबीआई कोर्ट में। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी के अंतर्गत एक अपराध के दो संज्ञान और दो ट्रायल नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने उसको मैनेज कर दिया और उसमें जो एक मुकदमा था सरकार बनाम अवैधनाथ जी, योगी जी के गुरु जी, उनके जाने के बाद वो सरकार बनाम अडवाणी बना, और एक था स्टेट बनाम बाला साहब ठाकरे, उनके जाने के बाद वो स्टेट बनाम पवन पांडे बना। आज वह मुकदमा सरकार बनाम पवन पांडे के नाम से जाना जाता है। क्या महाराष्ट्र को मैं ये बता दूं कि आप जो बाबरी डिमोलिशन का केस चल रहा है उसके एक्यूज नंबर 1 हैं? अभी मैं एक्यूज नंबर 1 हूँ, चूँकि मोरेश्वर सावे के न रहने के कारण शिवसेना की तरफ से मैं एक्यूज नंबर 1 हूँ। सतीश प्रधान जी जो राज्यसभा सांसद थे वो 2 हैं, तीसरे रामचंद्र खत्री जी हैं, विनोद जी मर गए, सुधीर खक्कड़ जी हैं और संतोष दुबे जी हैं। ये कुल 8 लोग हैं जो शिवसेना से संबंधित हैं, गांधी यादव हैं, और उसमें मैं फर्स्ट एक्यूज हूँ। तो सबसे बड़ा जो सवाल है इस बात को लेके, डिमोलिशन को लेकर, कि क्या ये योजना के तहत गिराई गई? देखिए, मैं इस मुकदमे में 17 बार जेल गया, 16-17 बार आंदोलनों में गया। मेरे आंखों के सामने अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलाई गई। जब यह ऐलान किया गया विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा कि पूरे देश से लोग आएंगे और इस कलंक को मिटाएंगे, 6 लाख लोग इकट्ठा हुए, जिसमें शिवसेना ने अपनी ज़बरदस्त भागीदारी की। बाला साहब ठाकरे ने उसके लिए एक टीम बनाई थी जिसमें साबिर शेख जैसे लोग भी थे। आपके अभी जो गोरेगांव से हैं सांसद प्रधान, नहीं मोरेश्वर सावे, गजानन कीर्तिकर साहब, वो भी उसमें आए थे जब योजना बन रही थी। चंद्रकांत खैरे जी आए थे और तमाम लोग आए थे। लाल बाग वाले जो उस समय के सांसद थे वो भी आए थे। बहुत सारे लोग थे, 2000 लोग महाराष्ट्र से आए थे और चित्रकूट में यह तय हुआ था कि निश्चित रूप से हम इस कलंक को मिटाएंगे। लेकिन जब 5 तारीख को यह हुआ कि कल कार सेवा कैसे होगी, तो 6 लाख लोगों में से सिर्फ 80,000 लोगों को परमिशन दी गई विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कि जो राम चबूतरे का निर्माण हो रहा है, कल्याण सिंह जी करा रहे हैं, सरजू से ले आकर बालू एक मुट्ठी जोड़ वहीं डालकर हम संकल्प लेंगे मंदिर बनाने का। यह बात कतई शिव सैनिकों को स्वीकार नहीं थी और वह लोग आंदोलित हो गए और शिवसेना के लोगों को परमिशन नहीं दी गई। रामचंद्र परमहंस जी जो न्यास के अध्यक्ष थे वह भी नाराज हुए। उनको मनाने के लिए सिंघल साहब, अडवाणी जी, सारे लोग वहाँ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी कीमत पर और दूसरी प्रतीक स्वरूप कार सेवा नहीं चाहते, हम सिर्फ कलंक को मिटाना चाहते हैं। ये बात सालों से तय हो चुकी है। अब यह भाजपा की सरकार है, इसको मर्जी हो तो गोली चलाए, मर्जी तो रोके, अब कोई रुकेगा नहीं। उन्हीं के नेतृत्व में शिवसेना के लोग आगे बढ़े। थोड़ा सा मैं आपको रोकता हूँ क्योंकि हम थोड़ा सा पॉइंट छोड़ देंगे। चूंकि आपने कहा है कि ये पूरी योजना थी, तो ये महाराष्ट्र को भी बताइए, देश को भी बताइए कि क्या योजना थी। देखिए, हम लोगों की योजना थी कि हम पीछे से गुंबद की तरफ बैरिकेटिंग नाक के चढ़ेंगे और उसके बाद ऊपरी ढांचे को गिराने का प्रयास करेंगे। ये आपने योजना बनाई थी? ये सारे लोगों ने योजना बनाई थी, हमारे नेताओं ने बनाई। ट्रेनिंग की भी जरूरत थी? हमारी हल्की फुल्की पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग थी उस समय, चूंकि सारी चीज़ें आ चुकी हैं। उस समय न्यूज़ ट्रैक नाम की एक आती थी, उसने पूरा दिया भी है। वो बातें हैं, हमने कोर्ट में जो बातें कहा है उसमें हमने ये बात कहा है कि हम उसमें शामिल थे। उसका विस्तृत बहुत बताना ठीक नहीं, लेकिन हम लोग तो बता दीजिए कि आपकी शिवसेना की तरफ से पूरी ट्रेनिंग थी कि उस गुंबद पर कैसे चढ़ा जाएगा। शिवसेना की कौन कौन लोग ट्रेनिंग दे रहे थे और ले रहे थे? उसमें स्थानीय लोकाधिकार समिति के कुछ लोग थे। मैं सबका, चूंकि वो लोग मुकदमे में नहीं है तो बहुत नाम लेना उचित नहीं है, और ना तो मैं उन बहुत सारे लोगों को जानता भी नहीं। लेकिन ये प्रमुख लोग जो नेता थे, हमारे 5-7 सांसद, उस समय शायद 4 या 5 सांसद आए थे, एक राज्यसभा आए थे सतीश प्रधान जी, और इनके साथ ही वो लोग थे, नौजवान थे। वो कहते थे कि हम कुछ मिलिट्री स्काउट इस सब का कोर्स किए हैं
और रस्सियों से फंदा बनाना, चढ़ना, ये उनका एक मेन जो उसमें लक्ष्य था। और गहते फावड़े लेकर हम रस्सियों से किसी ऊंचाई पर कैसे चढ़ सकते हैं, यही इतनी बात और ये बाला साहब ठाकरे जी को पता थी? थी। निश्चित रूप से पता थी, उन्होंने कहा था और हम उनके ही निर्देश पे चलते हैं, हम उन्हीं के अनुयायी हैं, तब भी थे अब भी हैं। तो फिर 6 दिसंबर को आपने क्या किया और जिन लोगों ने ट्रेनिंग ली थी उन्होंने क्या किया? देखिए 6 दिसंबर को भीड़ अनियंत्रित हो गई, हम लोग दिगंबर अखाड़े से चले तो हमको रास्ते में रोका गया। फिर हम किसी तरह से उसके पास तक पहुंच सके। भाषण चल रहे थे, भाषण के दौरान ही उमा भारती जी ने भाषण दिया और उससे लोगों में जोश पैदा हुआ। उसके बाद मैं जब तक कुछ समझ पाता, मैं बिल्कुल गेट के पास ही था, तब तक लोगों ने उस बैरिकेडिंग को जैसे कोई दफ्ती का कोई कागज का टुकड़ा हो, उसको पब्लिक ने ढकेल के तोड़ दिया और सारी पुलिस वहां गिर पड़ी। आपने नहीं तोड़ा, पब्लिक ने तोड़ा, जो कार सेवक थे। कार सेवक थे, मैं भी था उसमें, लेकिन तोड़ने में शुरू में वही लोग थे, मैं तो नेतृत्व कर रहा था। तो सारे कार्यकर्ता थे, प्रताप सेना के थे, पंजाब के थे, उसमें हमारे साथ हरियाणा, पंजाब, सब जगह के शिवसेना के प्रमुख शामिल हैं और सारे 5-7 प्रमुख हम लोग थे। वो सब एक्यूज भी हैं अभी भी उसमें। क्या ये आपका कोर्ट का डिफेंस है जो आपने कहा कोर्ट में कि मैंने खुद नहीं तोड़ा लेकिन मैं वहां था? जो सच था वो मैंने कहा है, मैं तो उस स्थल पे था, ये मैंने इनकार नहीं किया और लोगों ने तो इनकार भी किया है। हम ढांचे के पास थे, हम मीर बाकी का पत्थर ले गए। तो शिवसैनिकों ने उसको तोड़ा नहीं तोड़ा? तोड़ा, शिवसैनिकों ने ही तोड़ा, प्रताप सेना के लोग और शिवसैनिकों के लोगों ने ही तोड़ा। हम लोग उसमें शामिल थे, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है। और इस बात को बाला साहब ठाकरे ने 6 दिसंबर को 5 बजे कह दिया। जब वो मुझसे बात किए, उन्होंने पूछा, मैंने उनको बताया। बाला साहब ठाकरे ने फोन किया नहीं, उन्होंने जब ये कहा कि मुझे गर्व है कि जिन लोगों ने वो तोड़ा ढांचा वो मेरे शिवसैनिक है, ठीक है, तो क्या उसके पहले आपकी और उनकी मुलाकात हुई, फोन पे बात हुई, क्या हुआ उस दिन? बाला साहब से तो हम हर महीने मिलते थे। उस दिन की मैं बात, उस दिन नहीं बात हुई, चूंकि हम यहाँ पर 6 दिसंबर की घटना है। 28 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस शिवसेना की तरफ से सर्किट हाउस फैजाबाद में हुई है, उसका पूरा प्रेस नोट वगैरह भी एविडेंस में है। 29 और 30 को ये हुई है। मैं पहले ही आ गया था, लगभग 1 महीने पहले, चूंकि रुकने की व्यवस्थाएं करनी थी, हमको अपने लोगों को अलग अलग जगहों पे मंदिरों में रोकना था, बहुत भीड़ थी, इसलिए हम लोग अगर पहले से व्यवस्था न करते तो वो लोग रुक न पाते। तो अभी आपका कोर्ट का स्टैंड क्या है? कोर्ट का स्टैंड मैंने कह दिया है। मुझसे 1053 सवाल पूछे गए, उसमें से 6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये बात कहा है कि हम ढांचा तोड़ते समय वहां थे या चढ़े थे या तोड़ने में शामिल थे। कौन 6 लोग हैं? वो है, एक गांधी आजाद है, गांधी यादव, संतोष दुबे, मेरे समझ से वेदांती जी ने भी इस बात को कहा है, और सुधीर कक्कड़, रामचंद्र खत्री। आपने नहीं कहा, लेकिन मैं तो कहा ही हूँ, मैं तो हूँ ही, मैं स्वयं तो हूँ, इसी में एक आध नाम इतना याद नहीं है, लेकिन यही लोग थे। अगर आज आपको सजा आती है तो? सजा आएगी तो मेरा अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस करूंगा। मैं रामकाज के लिए जो काम किया हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, भगवान से बड़ा सत्य कोई नहीं है। ना बाला साहब ने झूठ कहा, ना मैं झूठ कहूंगा। अगर मुझे सजा होगी तो मैं जेल जाऊंगा, और अगर जमानत सब लोग लेते हैं तो जमानत लेंगे, लेकिन हम कोई क्षमा याचना नहीं करेंगे, हमको कोई पछतावा नहीं होगा। हमको गर्व होगा कि हमारी ज़िंदगी धन्य हो गई, हम एक मामूली परिवार में पैदा हुए और बाला साहब ने पूरे देश में अपने पुत्र के रूप में, अपने शिवसैनिक के रूप में हमको इतना बड़ा बना दिया। अब हमको दुनिया में कुछ चाहिए नहीं। तो क्या उस घटना के बाद जो अपने भारत का जो सोशल फैब्रिक्स टूटा, जिसको लेके फिर पिछले 27 साल में बहुत चर्चा हुई, उसको लेके आपको कोई खेद नहीं होता? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि ये तो पॉलिटिकल लोगों का था। अगर ढांचा गिरने पे इतना बड़ा आपस में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा था, तो फैसले पर क्यों नहीं बिगड़ा? तमाम आदेश आए कोर्ट के, उस पर क्यों नहीं बिगड़ा? आज क्यों नहीं ऐसा माहौल है? तमाम मुसलमानों ने, जो हिंदूवादी मुसलमान हैं, जो हिंदुस्तानी मानते हैं, जिनके पुरखे बाबर के बेटे हैं, वही उसको उन्माद फैलाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि हम ये मानते हैं, बाला साहब भी कहते थे कि 95% लोग तो कन्वर्ट हुए हैं, कोई बाहर से नहीं आया। सनातन धर्म तो बहुत ही पुराना, लाखों लाख साल पुराना है और ये चलता रहेगा। हम क़यामत में विश्वास नहीं करते, ये प्रकृति बैलेंस करती है और हम सनातनी हैं।
हम ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में हर रहने वाला हिंदुस्तानी होना चाहिए और हिंदुत्व की भावना होनी चाहिए, हिंदू संस्कृति से जीना चाहिए। वो किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा जो इस तरह के कलंक बनाए गए हैं उस पर कहीं गर्व न महसूस करे। बाला साहब ने इस बात को बहुत सारी बातें कहा। आप रिएक्शन की बात करें तो आखिरी सवाल उसके ऊपर मैं पूछता हूँ, रिएक्शन इसलिए नहीं आ रही क्योंकि यूपी में भी बीजेपी की सरकार है और सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार है। देखिए, अब ये तो मैंने अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है और इस तरीके की उनके मन में वो भावना हो सकती है। नहीं, अल्पसंख्यकों का बहुत बड़ा योगदान भी है और वो समझ गए हैं, लेकिन उनको कठमुल्लों द्वारा, तमाम और लोगों के द्वारा तरह तरह से गुमराह किया जाता था। हो सकता है कुछ प्रभाव जो आप कह रहे हैं उससे ये लोग दबे हों, जो लोग ऐसे कट्टरपंथी लोग कहे जाते हैं। हम उनको कट्टरपंथी नहीं कहेंगे बल्कि उग्रवादी लोग हैं, जिनकी रोजी रोटी चलती, जो आज भी चाहते हैं कि ये झगड़ा चलता रहे, जो आज इतनी बड़ी जमीन पाने के बावजूद उस पर सहमत नहीं है। तो मैं आखिरी के 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। अगर ये योजना के तहत था तो क्या बीजेपी के उन लोगों को इस योजना के बारे में पता नहीं था, जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी है, उमा भारती जी हैं, विनय कटियार जी हैं? देखिए, विनय कटियार जी, उमा भारती जी को निश्चित रूप से मालूम था। आडवाणी जी से बाला साहब की बात हुई थी और उनके कहने पर ही माननीय कल्याण सिंह जी ने यह आश्वासन दिया था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस गोली नहीं चलाएगी। और उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया है, कोर्ट में उनकी सजा भी हुई है। तो ये कहना मेरे समझ से उचित नहीं, लेकिन हाई लेवल की बात है, हम इस पे बहुत कोई प्रमाणित संकेत तो कर रहे हैं कि उनको सब पता था। मुझे तो ये लगता है कि सब। इसके पहले कोई मीटिंग्स हुई थी जिसमें ये बात आई थी सामने और जिसमें लाल कृष्ण जी भी थे, उमा भारती जी भी थी, तो क्या ये बात आपकी तरफ से उनके सामने आई थी कि इस तरीके से ढांचा गिराया जाना चाहिए या गिराया जाएगा? यह बात तय हुई थी कि इस कलंक को किसी भी कीमत पर मिटाना है जो हमारे पूरे हिंदुस्तान पर, हिंदुत्व पर लगा हुआ है। और ये बातें तय थी। यह बात जब 1990 में गोली कांड हुआ था उसी के बाद तय हो गई थी और इसकी मीटिंग दिगंबर अखाड़े में हुई है, धर्म संसद में हुई है। तो उस समय कौन उपस्थित थे? मोरेश्वर साहब उपस्थित थे उस समय। शिवसेना की तरफ, बीजेपी की तरफ? बीजेपी की तरफ से पूरी 91 में तो पूरी मंत्रिमंडल थी उत्तर प्रदेश की, सब दिगंबर अखाड़े क्यों नकार रहे हैं? अब ये क्यों नकार रहे हैं? लाल कृष्ण जी ने भी कहा कि मुझे पता ही नहीं है, कार सेवकों ने ये सब किया। उमा भारती जी का तो मुझे पता है। हाँ, उमा भारती जी तो मैं कोर्ट में गया, मेरी कान पकड़ी और बोली कुछ भी क्यों बोलता रहता। मैंने कहा क्या हुआ दीदी, मैंने क्या गलत कहा? बोले जो चीज जहां बोलनी वहीं बोलो। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा मेरी बड़ी खुद को बचाने की कोशिश। अब उनकी अपनी क्या योजना हम नहीं जानते, बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन जानकारी तो सबको थी। मैं राम के नाम पर असत्य नहीं बोलूंगा, ये मेरा संकल्प है और बाला साहब से हमने सीखा है। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, 6 दिसंबर के दिन आप जब वहां पे थे तब ये जो बाकी अक्यूज हैं वो क्या कर रहे थे? जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, उमा भारती जी हैं, प्रमोद महाजन जी हैं। उसमें 2 तरह के लोग थे, प्रमोद महाजन जी, उमा भारती जी, वेदांती जी, या जो लोग ये ऐसे हैं। ये एक लक्ष्मण टीला था, वहाँ से भाषण हो रहा था। ये लगभग 300 मीटर दूरी पर बना हुआ है, आज भी लक्ष्मण टीला के नाम से। वहीं पर मंच बना था और वहीं से वो भाषण दे रहे थे। और इसमें कुल जो 22 एक्यूज और हैं जिनका सीबीआई ने 395 का डकैती का मुकदमा किया हम लोगों के ऊपर, ये लोग ढांचे के पास थे। तो जो नौजवान लोग थे वो ढांचे के पास थे, ऋतुमरा और उमा भारती जी को छोड़कर बाकी सब नौजवान उधर थे। लल्लू सिंह थे, आपके ब्रिजभूषण सिंह थे, हम लोग थे शिवसेना के। तो ये 2 गुटों में थे और इसीलिए मुकदमा 2 जगह चला जी। तो ये लोग 300 मीटर दूरी पर मंच पर खड़े थे, काफ़ी ऊंचाई पर। हम लोग ढांचे के पास खड़े थे जहां रामलला के अंदर जाने का गेट था। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, अब शिवसेना ने अपनी पॉलिटिकल लाइन बदल दी है, इस बात को लेके तो नहीं है, लेकिन ये मामला फिर भी पूछा जाएगा। अब महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की सरकार है। देखिए, सरकार किसी की हो, लेकिन अभी तक तो शिवसेना ने राम जन्मभूमि पर या हिंदुत्व पर कोई ऐसी बात नहीं की है। हाँ, मुझे कांग्रेस से समझौते का दुख है, क्योंकि कांग्रेस की नीतियों से ही ये सारा देश में इस तरह की स्थितियां पैदा हुई हैं। लेकिन अब ये राजनीतिक लोग हैं, जब बीजेपी मुफ्ती मोहम्मद को बना सकती है तब शिवसेना के बाहर क्या कहें? तो इस तरह से राजनीतिक लोग कब कहाँ क्या समझौता कर लें। बड़े लोग हैं, लेकिन कांग्रेस से हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते।
चूंकि कांग्रेस ने काफ़ी कुछ ऐसा कार्य किया है जिससे यहाँ दो तरह की चीज़ें चली हैं और हिंदुओं को बहुत दबाया गया है, हमारे तीर्थ स्थलों को बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुँचा दिया गया, उनका रख रखाव ठीक से नहीं हुआ और वह हमेशा तुष्टिकरण के पोषक रहे, इसलिए हम उससे बहुत संतुष्ट नहीं होते। आपके ऊपर भी तो ये एलिगेशन लगते हैं कि आपने भी मुसलमानों का बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, जैसे दंगे हुए हैं। देखिए, अब दंगे में तो मैं नहीं था, मैं तो एक ही जगह रह सकता हूँ, मैं तो देवरावा बाबा हूँ नहीं कि हर जगह पहुँच जाऊँ। जब मैं ढांचा तोड़ने में था तो दंगे में कैसे पहुँच जाता, दंगा तो उसी अभी दिन आपको था। कोर्ट में जाना है, जी, जी। कितने बजे जाएंगे? बस हम 10 बजे 10-15 पे यहाँ से निकलेंगे और 10:30 बजे हमको कोर्ट पहुँचना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सटीक बात की आपने, थँक्यू सो मच. तुम्ही बघितलं असेल की जे आरोपी क्रमांक 1 आहे श्री पवन पांडे यांनी कोणतीही अशी गोष्ट लपवलेली नाही. त्यांच्या मुलाखतीचा सारांश असा की बाबरी मशीद पाडणं हा एक सुनियोजित कट होता. तो सुनियोजित कट शिवसेनेच्या काही प्रमुख नेत्यांनी आखला, त्याची ट्रेनिंग त्यांनी घेतली आणि ह्याची सगळी कल्पना भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांना होती. पवन पांडेजी आणि भारतीय जनता पार्टीचे नेते हे प्रत्यक्ष घटनास्थळी उपस्थित होते. त्यांनी कारसेवक आणि त्याच्यामध्ये सहभागी होऊन बाबरी मशीद पाडण्यामध्ये सक्रिय सहभाग घेतला. कॅमेरामॅन काकासाहेब कांबळेसह मी राहुल कुलकर्णी, एबीपी माझा, लखनौ. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.